Hello guys, welcome back on my YouTube channel which is NEET Expert and myself Dr. Meenu Sharma. So how are you guys? I hope you all are fine and I am also good. So in last lecture we discussed about introduction of respiratory system. उसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? Different animals में different respiratory organs होते हैं according to their place and level of organization. नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेशन का पाथ. उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड लास्ट में अपन ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. उसमें क्या देखा था? एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन कैसे होता है. अब गाइस अपना आज का टॉपिक है डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. सो डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखते हैं. पहले फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है 500 ml. तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में जो एयर की वॉल्यूम कोई पर्सन एक्सेल और इनहेल करता है उसको ही टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में जो एयर का वॉल्यूम कोई पर्सन एक्सेल और इनहेल करता है उसको ही टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. इसकी वैल्यू होती है 500 ml और 1 मिनट में इसकी वैल्यू होती है इन 1 मिनट में इसकी वैल्यू होती है 6000 to 8000 ml. ओके. नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर का वॉल्यूम इनहेल करते हैं उसको तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन. ओके. इसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि कोई पर्सन जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को कोई पर्सन इनहेल करता है बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है थर्ड क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर की वॉल्यूम कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको तो बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ओके. सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गई कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड बाय ए पर्सन बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ओके. इसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml. ओके. फोर्थ होता है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी एयर की जो वॉल्यूम होती है वो लंग्स में बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर की वॉल्यूम लंग्स में बच जाती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml. और रेसिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. ओके. स्पायरोमीटर क्या होता है? इसका यूज जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं उसके मेजरमेंट में यूज करते हैं बट स्पायरोमीटर से रेसिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज. फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर मैक्सिमम एयर की वॉल्यूम जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है ओके उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. सेकंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ये क्या होती है
कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो ये क्या होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर की वॉल्यूम लंग्स में बच जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोल रही हूँ मैं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद यानी कि टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जो एयर की वॉल्यूम लंग्स में बच जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी क्या बोल रही हूं मैं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। एंड लास्ट वन है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर अब लंग्स में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। या फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ERV प्लस IRV प्लस TV प्लस RV। ओके, सो ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। वापस रिवाइज करवा देती हूँ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में अब बच जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो क्या क्या बच जाएगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन इनहेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। या फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जिसको कोई पर्सन एक्सेल करता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो अब वॉल्यूम ऑफ एयर अब लंग्स में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो गैसेस का एक्सचेंज दो जगह पे होता है। इसकी प्राइमरी साइड तो होती है एल्वियोलाई, लेकिन एक दूसरी जगह भी होता है। वो कहाँ पे होता है? टिश्यू और ब्लड के बीच में। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज की दो साइड हो गई। फर्स्ट तो हो गई एल्वियोलाई एंड सेकेंड बिटवीन
टिश्यू एंड ब्लड। सो ये गैसेस एक्सचेंज क्यों होता है और कैसे होता है? तो क्या होता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों साइड जो ये गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि जिन गैसों का एक्सचेंज होता है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मान लो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो इसके दोनों साइड इन गैसेस के प्रेशर में डिफरेंस होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। इस वजह से ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद में डिफ्यूजन रेट किस पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन रेट डिपेंड करती है गैसेस के एक्सचेंज की। डिफ्यूजन रेट डिपेंड करती है, डिफ्यूजन रेट ये डिपेंड करती है फर्स्ट तो सोल्युबिलिटी और सेकंड ये डिपेंड करती है कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, ये डिफ्यूजन रेट दो चीज पर डिपेंड करती है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सेकंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो सोल्युबिलिटी अपन देखते हैं फर्स्ट। CO2 की सोल्युबिलिटी 20 to 25% ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो सोल्युबिलिटी, तो डिफ्यूजन रेट भी CO2 की ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, सोल्युबिलिटी, CO2 की सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 से 25% ज्यादा होती है। तो जो डिफ्यूजन रेट है वो भी CO2 की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपेयर में। सेकंड, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है? 3 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। सेकंड, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर। कैपिलरीज। एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में बेसल सबस्टेंस प्रेजेंट होता है उस पर। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में बेसल सबस्टेंस प्रेजेंट होता है इसकी। और जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी तो वैसे ही आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन 3 लेयर्स की बनी हुई होती है और इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ओके, अब अपन एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखते हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी जैसा तो नहीं बनेगा। So this is alveolar cavity, ये इसमें आरबीसी प्रेजेंट है और ये क्या है? ये है ब्लड कैपिलरी। ओके, और ये यहाँ पर बेसल सबस्टेंस प्रेजेंट है और ये क्या है? एल्वियोलर एल्वियोलर वॉल है, ये सिंगल सेल की बनी हुई है। ओके, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किस किस की बनी हुई होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, एंड ये इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? बेसल सबस्टेंस। ओके,
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ये अपन ने पढ़ा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और सोल्यूबिलिटी, ये क्या करते हैं। मान लो ये कोई चेम्बर है, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ओके। तो इस चेम्बर में किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि मान लो इस पूरे चेम्बर में बहुत सारी गैसेस है, तो इसमें मैं ऑक्सीजन गैस का प्रेशर निकालना चाहूँ तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मान लो मैं इसमें से CO2 का प्रेशर निकालना चाहूँ, इस पूरे चेम्बर में से एक पर्टिकुलर CO2 का, तो उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इसको PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब ये क्या होता है कि ये PO2 और PCO2 जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस और जो सोल्युबिलिटी है, ये फैक्टर्स क्या करते हैं कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन को टिश्यू में जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और टिश्यू से CO2 को एल्वुलाई में भेजने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जो थिकनेस होती है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस और जो इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है, मेनली इन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के एल्वुलाई से टिश्यू में जाने के लिए और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड के या CO2 के एल्वुलाई में जाने के लिए। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट गैस का पार्शियल प्रेशर देखते हैं। तो ये हो गई रेस्पिरेटरी गैसेस, कौन कौन सी है, ऑक्सीजन एंड CO2। एटमॉस्फेयर में इनका प्रेशर कितना होता है, एल्वुलाई में कितना होता है, टिश्यू में कितना होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ओके। सो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mm of Hg और CO2 का होता है 0.3 mm of Hg। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm of Hg एंड CO2 का होता है 40 mm of Hg। टिश्यू में CO2 ज्यादा होती है, अपने को पता है, तो इसका होता है 45 mm of Hg और ऑक्सीजन होती है 40 mm of Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का होता है 95 mm of Hg, CO2 होती है 40 mm of Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है 40 एंड CO2 होती है 45 mm of Hg, ओके। तो ये NCERT की टेबल है गाइस और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प। मैं इतना बता दूं कि एल्वुलाई होती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए एल्वुलाई से टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो होता है, और टिश्यू में क्या होती है कि CO2 ज्यादा होती है, इसीलिए CO2 का फ्लो टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिंपल सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम है तो ऑक्सीजन ही ज्यादा होगी, ओके। नेक्स्ट अपन एक NCERT का डायग्राम देखते हैं। मान लो ये है हार्ट, दिस इज RA LA RV LV, ओके। ये अपनी बॉडी टिश्यू, एक बार मैं इसको रफ कर रही हूँ। ये आपके लंग्स, ये और ये लंग्स की एल्वुलाई, एल्वुलाई में दिस इज एल्वुलाई। उसके बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एल्वुलाई से कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक कौन पहुंचाती है, सिस्टेमिक आर्टरी।
इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में कौन लेके जाती है, वेना केवा, एंड यहाँ से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm ऑफ Hg एंड CO2 का होता है 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है PO2 95 mm ऑफ Hg एंड PCO2 होती है 40 mm ऑफ Hg। यहाँ पे PO2 होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm ऑफ Hg और PCO2 होती है 45 mm ऑफ Hg। सेम टिश्यू में भी सेम होती है। सो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है ब्लड की, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 जाती है एल्वुलाई में। ओके, और यहाँ पे बॉडी टिश्यू में क्या होगा, बॉडी टिश्यू यहाँ पे मान लो ब्लड है तो ये ब्लड से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ये मान लो ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है और ये वापस ब्लड में CO2 को छोड़ देता है। ठीक है, सो ये है एल्वुलाई का पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ Hg होता है और CO2 का 40 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg और CO2 का 40 mm ऑफ Hg। और बॉडी टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg और CO2 का 45 mm ऑफ Hg होता है। तो क्या होता है कि ये लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजन, तो ये ब्लड एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यहाँ पे टिश्यू में। टिश्यू में क्या करता है कि ये टिश्यू ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो इसमें ये वापस टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में छोड़ देता है। अभी पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 को ले लेता है, ये वापस इसको ऑक्सीजनेटेड करके एल्वुलाई ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ देती है। सो ये है गाइस पूरा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आती है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी टिश्यू में जाता है सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, ब्लड से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को ब्लड में छोड़ देते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से वेना केवा राइट एट्रिया में छोड़ता है, राइट एट्रिया से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में जाता है। यहाँ पर लंग्स की एल्वुलाई क्या करती है, ब्लड से CO2 को ले लेती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 को छोड़ देती है। ओके गाइस, सो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइस।